प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर बात की जाए 29 जुलाई 2020, ये हिंदुस्तान के लिए काफ़ी मायने इंपॉर्टेंट रखेगी ये तारीख। इसका कारण मेनली दो हैं। पहला, राफेल करीबन 8-9 साल की मेहनत के बाद फाइनली 5 एयरक्राफ्ट राफेल अपने इंडिया आ चुके हैं। दूसरा जो है वो तकरीबन 34 साल के बाद, 34 इयर्स के बाद किसी गवर्नमेंट को तो समझ में आया कि एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म लेके आना चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए। जब मैंने ये पॉलिसी देखी तो मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव मूव है और अगर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किए गए तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। अब अगर बहुत शॉर्ट में ब्रीफ अप करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका एम ये है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, पहले समझ लें क्या होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। सपोज किसी एज ग्रुप में 1 लाख बच्चे हैं और 1 लाख में से सिर्फ 25,000 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो उसको अपन कहेंगे 25%। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज 25%। अभी जो 2018 में इंडिया का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो है 26.3% के आसपास। और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि इस पॉलिसी के थ्रू कि 2035 तक ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट दुगना, डबल करने का टारगेट है गवर्नमेंट का। इसी के साथ गवर्नमेंट ने जीडीपी में जो अभी एजुकेशन सेक्टर को एलोकेशन होता था वो 4% के आसपास था, उसको भी बढ़ा के तकरीबन 6% करने का सोचा है, जो मतलब कि आप कह सकते हैं ज़्यादा फंडिंग आएगी एजुकेशन सेक्टर में। रिसर्च की फील्ड में भी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। उनका ये टारगेट है कि रिसर्च फील्ड में भी डेवलपमेंट हो। जैसे कि अगर आप आज की डेट में देखेंगे, अभी हम अपन हिंदुस्तान की बात करें तो रिसर्च की फील्ड में ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। रिसर्च की अगर बात की जाए तो आपको अच्छी लैब्स शायद आईआईटीज़ में मिल जाएंगी, या हो सकता है कुछ रीजनल कॉलेजेस में, एनआईटीज़ में। बाकी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें या प्राइवेट, तो भूल जाइए, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा जो इंजीनियरिंग का है। यही हाल कुछ मेडिकल फील्ड का भी है। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा टारगेट होगा इसके थ्रू कि अपन प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें कंपेयर टू थ्योरेटिकल। अब अपन इसको ब्रीफ अप कर लेते हैं इस पॉलिसीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो जो पुराना अपना एजुकेशन सिस्टम था वो 5 to 14 ईयर्स का मानता था स्कूलिंग, 5 से 14 साल का, और इसमें इन्होंने इसको बदल के कर दिया है 3 to 18 ईयर्स। जो अब हम बच्चों की स्कूल की बात करेंगे वो 3 to 18 ईयर्स का होगा। अब इसमें पहले जो पॉलिसी थी वो स्कूल की थी 10+2, स्कूल 10 और हायर स्कूल 2 ईयर्स की 10+2 थी। जो अपनी करंट पॉलिसी है दैट इज़ 5+3+3+4, ये ईयर्स हैं। बच्चे 5 साल फाउंडेशन में बिताएंगे, उसके बाद 3 ईयर्स प्रिपरेटरी स्टेज में, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स जो होगा वो मिडिल स्टेज का होगा, और फाइनली 4 ईयर जो होगा वो सेकेंडरी स्टेज का होगा। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें फाउंडेशन स्टेज, बच्चे जो 0 से 3 ईयर्स तक हैं, 3 साल तक तो अपने पेरेंट्स के पास होंगे, उसमें पेरेंट्स आपको बेसिक नॉलेज अगर दे सकते हैं तो दें। फिर 3rd ईयर के बाद, 3 साल के बाद बच्चे जो हैं इंटर करेंगे नर्सरी में। नर्सरी KG1 KG2, इसमें बच्चों को दिया है एज 3 to 5 ईयर्स तक में उसको KG2 कंप्लीट करना है। फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास 6 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो ये जो 3 से 8 ईयर्स की एज है इसको उन्होंने कहा 5। फिर सेकंड जो स्टेज आती है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 8 to 11 ईयर्स के एज के होंगे, और इसमें जो क्लासेस कवर होंगी वो 3rd, 4th एंड 5th क्लास कवर होंगे। इनमें बच्चों को बेसिक नॉलेज देना है। स्पोर्ट्स में, दोनों में, फाउंडेशन में और प्रिपरेटरी में, दोनों में ज़्यादा फोकस बच्चों के हेल्थ पे, एजुकेशन के साथ साथ उनके स्पोर्ट्स पे होगा। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा। इनको यहाँ पे बच्चों को टेक्नोलॉजी थ्रू भी पढ़ाना है, यूज़ करना है। थ्रू टेक्नोलॉजी दे कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू डिफरेंट पीपल एंड कल्चर। इसमें जो मोड ऑफ एजुकेशन हो सकता है वो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो सकता है। 3rd स्टेज है वो है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी 3 ईयर्स का है। इसमें जो क्लासेस होंगी वो 6 to 8th क्लास होगी कवर, और जो बच्चों की एज होगी वो होगी 11 to 14 ईयर्स। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आ रही है गवर्नमेंट। 6th क्लास ऑनवर्ड कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट कर रहा है। हाँ, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, शायद आपने इंजीनियरिंग कर ली होगी और तब भी आपने कभी कंप्यूटर कोडिंग नहीं पढ़ी, पर अब गवर्नमेंट का फोकस यह है कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाए, एल्गोरिथम सिखाया जाए। और ये बहुत पॉजिटिव मूव है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे जो 6th क्लास में होंगे, जिनकी एज करीबन 11 ईयर्स के आसपास होगी, दिमाग बहुत शार्प होता है, और अगर उसी टाइम ये कोडिंग एल्गोरिथम को, कंसेप्ट को समझना स्टार्ट कर देंगे तो आगे क्या नहीं कर सकते। हो सकता है आपको बिल गेट्स या फिर जॉब स्टीव्स वगैरह अपने इंडिया में भी मिलने लग जाएं। तो बहुत पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट का इस फेज़ में। जो बच्चे 6 to 8 क्लास कवर करेंगे, जिसको इन्होंने मिडिल स्टेज कहा, इसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम भी इंक्लूड करेंगे।
ये प्रिपरेटरी स्टेज होगी आपकी, इसमें बच्चे डेवलप करेंगे अपने कंसेप्ट्स को, नॉलेज को, साथ में फोकस ज़्यादा होगा प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल और स्किल डेवलपमेंट पे। जो फोर्थ स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, 9th क्लास से 12th क्लास के लिए। इसमें जो बच्चों की एज होगी 14 to 18 ईयर्स, यहाँ से बच्चों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। पर यहाँ 8th क्लास तक तो सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट होंगे, पर 9th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। और ये बहुत पॉजिटिव मूव है, क्योंकि मैंने ये देखा था कि जो बच्चे थे पहले 10th तक तो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते थे और उसके बाद 11th 12th में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता था, जो कि काफ़ी रिजिड सिस्टम होता था। और सिर्फ दो मतलब होता क्या था कि 10th के बाद जैसे ही बच्चे 11th में गए, तकरीबन सिलेबस 2.5 गुना 2.5 टाइम्स बढ़ जाता था, जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा बर्डन होता था। अब अच्छा इन्होंने क्या किया है कि जो पूरा सिलेबस है उसको 9th से ऑनवर्ड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत पॉजिटिव मूव है ये। बहुत सारे ऑप्शंस ये हैं कि बच्चे जो हैं अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे ने अगर सपोज साइंस लेना है, साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले ले या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले ले, पर अब आपके बच्चों के पास ऑप्शंस होंगे। आप हो सकता है वो फिजिक्स के साथ साथ अकाउंटिंग ले ले, या फिर अगर उसको पसंद है तो म्यूजिक ले ले, या फिर हो सकता है आर्ट का कोई और सब्जेक्ट ले ले। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। मतलब फ्यूचर में आप देखेंगे बच्चों को इसका फ़ायदा इस तरह से मिलना है कि सपोज़ बच्चा चाहता है आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, और उसने जो सब्जेक्ट उसको पसंद है फिजिक्स ले लिया, और साथ में हो सकता है आर्ट का कोई सब्जेक्ट फिलॉसफी ले लिया। फ़ायदा है, बच्चों की ग्रोथ बहुत बढ़िया होने वाली है। साथ में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ पे भी, मतलब आर्ट, म्यूज़िक जो है, डांस वगैरह, इनको भी आप सब्जेक्ट के साथ अपने मेन कोर सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में एक और फ़ायदा यह है कि अब बच्चों के जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो 2 बार होंगे। बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम जो साल में अभी 1 बार होते थे, अब वो 2 बार होंगे। जैसा अभी रिसेंटली IIT JEE में इन्होंने किया है, उसी तरह बच्चों के 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, और उनमें से जो बेस्ट लगे बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं बच्चा आपका एक बार मिस कर गया तो उसके बाद फिर से एक ऑप्शन होता है कि अगली बार वो और बेटर रिजल्ट्स दे पाए, इम्प्रूव कर पाए। आपने अगर रिसेंटली देखा हो तो बहुत सारे बच्चे निगेटिव स्टेप्स उठा लेते हैं बिकॉज ऑफ बैड रिजल्ट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इसके जो परसेंटेज हैं, प्रॉबिलिटी चांसेस भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है वो रट्टे तोते वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोकस जो होता है वो प्रैक्टिकल पे है कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव। जो आपके क्वेश्चंस भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसका फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि सपोज एक चैप्टर से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहा था, सिर्फ एक, अब उसी की जगह उस चैप्टर से 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। मतलब बच्चों को डेप्थ नॉलेज, पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा, तभी उनको फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ सिलेबस कम हो जाएगा, बच्चों का वर्कलोड भी काफ़ी कम होने वाला है। हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। अब अगर आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 साल की होगी। हाँ, कई लोगों को झटका लगेगा कि हमने तो ग्रेजुएशन 3 साल में ही कर ली थी, आर्ट वाले। बैचलर्स डिग्री वाले, बीटेक वालों ने 4 साल में की थी, पर अब सबको अगर ग्रेजुएशन करना है तो 4 इयर्स का टाइम चाहिए, स्पैन चाहिए। और साथ में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस इस तरह से लाए हैं कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ मजबूरी के कारण। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज ज्वाइन करते हैं पर घर में कुछ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज होने के कारण, या फिर सडन कुछ एक्सीडेंट्स होने के कारण पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको फ़ायदा इस तरह से मिलने वाला है कि सपोज़ आपने फर्स्ट ईयर पूरा कॉलेज में कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपको कुछ मजबूरीवश पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो आपको क्रेडिट पॉइंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्रेडिट पॉइंट बिल्कुल कैशबैक की तरह है, जिसको आप आगे फ्यूचर में और रिन्यू कर सकते हो। मतलब सपोज कि 2 साल आपने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद आपने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी कुछ कारण के कारण, और फिर उसके बाद वापस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा। इसी तरह अगर सेकेंड ईयर के बाद बच्चा सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड ईयर के बाद अगर आपने थर्ड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद कॉलेज छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले लीजिए और उसके थ्रू आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने 4th ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, जो 4th ईयर का कोर्स होगा, वो मेनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है। ये उनके लिए ज़्यादा फोकस्ड होगा जो रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं और रिसर्च में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ इसीलिए ज़्यादा वेटेज इंपॉर्टेंस दिया है कि रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो रिसर्च पे। साथ ही गवर्नमेंट ने बनाया है एक मॉड्यूल टू प्रमोट वर्चुअल लैब्स। अब वर्चुअल लैब्स का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे करंटली
आज की डेट में तो कुछ आईआईटीज़ और एनआईटीज़ को छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में तो आपको कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली पर उन्होंने कभी लेथ मशीन नहीं देखी, लेथ मशीन में थ्रेड कैसे कटते हैं नहीं देखा, उन्होंने बॉयलर नहीं देखा, उन्होंने पेल्टन व्हील टर्बाइन नहीं देखी। अब जब आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो हाउ यू शुड वर्क इन, जब आप एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में जाएंगे तो आपके लिए उसको अडॉप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि आपको वर्चुअल लैब्स का ये मतलब होगा जिनके पास लैब नहीं है वो दूसरी जगह जाके जिनके पास वेल इक्विप्ड लैब है उनको रेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलेजेस को प्रमोट करेंगे, हेल्प करेंगे टू यूज़ वर्चुअल लैब्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, इवन ऑनलाइन लैब्स के थ्रू भी पढ़ाया जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो वही 2 साल का होगा जिसको आप मास्टर्स कहते हैं, और उसके बाद पीएचडी तकरीबन 4 साल की। एमफिल को अबॉलिश खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, एमफिल की कोई जरूरत नहीं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए और उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। साथ में रेगुलेटरी बॉडीज में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। जो पहले अलग अलग बहुत सारे कमीशंस थे जैसे यूजीसी था, एआईसीटी था या फिर एनसीईटी, इन सबको अबॉलिश खत्म कर दिया है। अब गवर्नमेंट का सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज HECI, और इसके थ्रू गवर्न हो गया हायर एजुकेशन। इसके भी 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये रेगुलेट करेगी डिफरेंट बॉडीज़ को, डिफरेंट कॉलेजेस को, क्या सिलेबस होगा, कैसे रेगुलेट करना है, वो सारी चीज़ें काउंसिल करेगी। दैट इज़ नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसके बाद जो सेकंड है वो होगा नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। एक्रीडेशन का मतलब होगा कि उनको जो कॉलेजेस हैं उनकी बेसिक इंफ्रा देखना, उनकी फैसिलिटीज़ देखना और फिर उनको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड। थर्ड बॉडी जो आएगी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ये काउंसिल फंडिंग का काम देखेगी, जो डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड है उनको जो फंड आएगा गवर्नमेंट का इसके थ्रू पास ऑन होगा। एंड जो फोर्थ है जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका काम ये होगा कि जो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है उसको इवेल्युएट करना और फ्यूचर में क्या चेंजेस, क्या इंप्रूवमेंट ले, ये बॉडी देखेगी। तो इस तरह से इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी काफ़ी चेंज मॉडिफाई किया है। गवर्नमेंट के जो एम्स हैं, टारगेट्स हैं, वो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है। उनका ये एम है, टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप किया जाए स्टूडेंट्स का। थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, पर हो सकता है उनसे ढंग से फ्यूज़ बदलते बिना बने। 12th पास आउट बच्चे होते हैं पर उनसे बैंक में जाके डीडी, डिमांड ड्राफ्ट तक बनवाते नहीं बनता, और इसीलिए ज़रूरत ही बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाएं। ये मैं मूव को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। ये बिल्कुल उस तरह से कुछ होगा जैसा गुरुकुल हुआ करता था पुराने टाइम में। अगर आप ध्यान दें, पुराने टाइम में गुरुकुल होते थे जहाँ पे बच्चे चले जाते थे गुरु के पास और फिर वो गुरु जो होता था उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करता था, हर फील्ड में डेवलप करता था। वो उनसे खाना भी बनवाता था, उनसे फसल भी उगाया, उनसे बाहर का काम, लकड़ी लेके आना, सारी चीज़ें, पढ़ाता भी था, खेलना भी, तो पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। वैसे ही कुछ है ये पॉलिसी, और इसमें और भी कुछ ऐड ऑन होना चाहिए। इसमें मैं मानता हूँ कि कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड होनी चाहिए जिससे बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे हिसाब से मूव तो पॉजिटिव है, रिजल्ट्स आने चाहिए अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और एंड कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।